यानी हम किसकी बात करेंगे, विषाणु जनित रोगों की बात करेंगे, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। ठीक है, वायरल डिजीज की सबसे पहले देखो हमने एक ट्रिक लिखी थी और उस ट्रिक से हमने कुछ एक डिजीज के बारे में पढ़ लिया था, उनके बारे में अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या देखना है, हमने ट्रिक लिखी थी, रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके, पीछे को हमने क्या लिखा था, पीछे छोड़ गई। ठीक है, ये सारे के सारे डिजीज थे जो वायरल डिजीज जितने भी हैं, जितने भी डिजीज विषाणु की वजह से होते हैं, ये सारे डिजीज इसमें आ गए हैं। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, इसमें से देखो हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, मैं टिक मार देती हूँ, हमने रेबीज पढ़ लिया था, हमने खसरा को पढ़ लिया था। ठीक है, और करके यहाँ पे साइलेंट होता है, करके की बात हम कर नहीं रहे थे। ठीक है, इसके बाद में हमने किसको पढ़ लिया था, एड्स को पढ़ लिया था, और किसको पढ़ लिया था, शायद यही रोग हमने पढ़े होंगे। तो चलो आगे, अब इसके बाद में जैसे ही हम रेबीज और खसरा के बारे में पढ़ लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट डिजीज होता है वो कौन सा होता है, हर्पिस रोग। ये कौन सा हो गया, हर्पिस रोग। अब हमें पता होना चाहिए कि ये हर्पिस रोग किस वजह से होता है। साउंड एरर आ रही है क्या, साउंड एरर आ रही है, सभी को आ रही है क्या साउंड एरर? अब सही आ रही है, अभी सही आ रही है क्या? अभी सही आ रही है क्या सबके पास? आवाज अब सही आ रही है क्या? ओके, चलो अभी सबके पास सही आ रही है। ओके ओके ओके, तो देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हर्पिस रोग के बारे में बात कर रहे हैं कि हर्पिस रोग हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन का है, किस वजह से होता है और क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यदि मैं इस हर्पिस रोग के वायरस की बात करूं कि ऐसा कौन सा वायरस है जो क्या फैला सकता है, हर्पिस रोग फैला सकता है, तो आप क्या कहेंगे कि हर्पिस रोग फैलाने वाला वायरस देखो इसी के नाम से आपको मिलेगा और उसका नाम होगा हर्पिस वायरस। हर्पिस वायरस यानी कि हर्पिस रोग फैलाने वाला वायरस भी क्या है, हर्पिस वायरस है। कौन सा है, हर्पिस वायरस है। ठीक है, अरे आवाज में क्या दिक्कत हो गई यार, आवाज तो सही आ रही होगी। आवाज में तो दिक्कत हो ही नहीं सकती। अभी कोई प्रॉब्लम, अब ठीक है? ओके, तो यहां अगर अपन वायरस की बात करेंगे तो वायरस कौन सा होगा हमारा, हर्पिस वायरस होगा। ये हर्पिस वायरस कौन सा रोग फैलाता है, हर्पिस रोग फैलाता है। अब देखो हर्पिस रोग में हो क्या जाता है, जैसे कल हमने किसकी बात की थी, खसरा रोग की बात करी थी, और खसरा को मैंने क्या कहा था, मीजल्स कहा था। खसरा का दूसरा नाम क्या होता है, मीजल्स है, और मीजल्स को हमने क्या कहा था कि इसका जो वायरस है वो कौन सा होता है, मार्बिली वायरस। कौन सा वायरस होगा, मार्बिली वायरस। और मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था आपको कि मार्बिली वायरस आप किससे कनेक्ट कर लेंगे, मीजल्स से कनेक्ट कर लेंगे। तो मीजल्स रोग का वायरस कौन सा हो गया आपका, मार्बिली वायरस हो गया। यहां हमने देखा था कि इसके लक्षण क्या थे, ये जो रोग है ये स्किन से रिलेटेड था, हमारी त्वचा से संबंधित था, और इस रोग में क्या हो जाते, त्वचा पर लाल लाल दाने हो जाते हैं, और जिसका गर्पेस किस रोग के नाम से जाना जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखो यहां पे सेम ऐसी ही सिचुएशन बनती है हर्पिस रोग के अंदर। किसमें बनेगी, हर्पिस रोग में। ठीक है,
अब देखो ये हर्पिस रोग है, हर्पिस रोग का जो हर्पिस वायरस है ये क्या करता है, ये हमारी स्किन को इफेक्टिव करता है, हमारी जो त्वचा है इस त्वचा पे क्या कर देता है, संक्रमण कर देता है, त्वचा पर क्या करेगा, संक्रमण करेगा। और जैसे ही त्वचा पर संक्रमण हो जाएगा, इसके बाद में त्वचा संक्रमण के बाद में हमारी जो त्वचा है ये स्वेलिंग कर जाएगी, यानी त्वचा में क्या आने लग जाएगी, सूजन आने लग जाएगी, त्वचा में क्या आने लग जाएगी, सूजन आने लग जाएगी, स्वेलिंग आने लग जाएगी। तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि हर्पिस रोग का जो वायरस है वो कौन सा होगा, हर्पिस वायरस होगा। साउंड सही नहीं आ रही है, अबे कोई सही बता रहा है कोई नहीं बता रहा है, मुझे कैसे समझ में आएगा यार। कोई तो सही से बताओ। अभी भी ऐसी आ रही है क्या, अभी भी ऐसी आ रही है क्या, अभी भी ऐसी आ रही है क्या, अभी भी ऐसी आ रही है। चलो ठीक है, सही है। तो आपको याद कर लेना है हर्पिस रोग का वायरस कौन सा होगा, हर्पिस वायरस होगा, एक त्वचा से संबंधित रोग है, हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा से संबंधित रोग है। और अगर हर्पिस वायरस का संक्रमण हमारी त्वचा पर हो गया तो आप क्या कहेंगे कि त्वचा के अंदर क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, हर्पिस रोग कहेंगे। ये हर्पिस वायरस है, ये सर्दियों के अंदर ज्यादा डेवलप होता है। और सर्दियों में देखा होगा कि स्किन कई बार बिना किसी वजह के ही स्वेलिंग कर जाती है, तो वहां हमें सोच लेना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये हर्पिस रोग के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिस वजह से हमारी स्किन क्या कर गई है, स्वेलिंग कर गई है, यानी कि स्किन में क्या आ गई है, सूजन आ गई है। ठीक है, क्लियर है इतना, क्लियर है। ये आपको हर्पिस रोग याद कर लेना है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद में देखो, जस्ट इसके बाद में बात करूं, हर्पिस रोग के बाद में जो मैं है इसका मतलब होगा मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस रोग हम बैक्टीरियल डिजीज में भी पढ़ के आए हैं जीवाणु जनित रोग में। तो सेम वो ही सिचुएशन है, सेम वो की वो सिचुएशन है। तो यहां में से मैंने क्या लिख दिया, मेनिंजाइटिस रोग, मेनिंजाइटिस रोग, मेनिंजाइटिस रोग। और आप सबको पता है कि ये मेनिंजाइटिस रोग किससे रिलेटेड होगा, बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है, हमारे ब्रेन से संबंधित है, हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। ब्रेन से कैसे संबंधित है, मैंने बताया था कि हमारा जो मस्तिष्क है, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रेन है, इस मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए इसके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन इसके बाहर की तरफ उपस्थित है और इस मेम्ब्रेन को हमने कहा था मेनिंजेज। क्या कहा था, मेनिंजेज झिल्ली के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो हो क्या जाता है, इस झिल्ली पर कई बार बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार किसका इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, कई बार तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार किसका इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या कर जाती है, स्वेलिंग कर जाती है, यानी इस मेनिंजेज झिल्ली में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। हमारे ब्रेन की मेनिंजेज झिल्ली में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और जैसे ही सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग होगी, इसके बाद ये क्या करेगी, पेन करेगी, दर्द होगा हमें, और दर्द के साथ के अंदर क्या आएगी, फीवर आएगी, बुखार आएगी। ठीक है, जिसे हम दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं, मेनिंजाइटिस रोग, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, दिमागी बुखार। आप इसको क्या बोल सकते हैं, दिमागी बुखार भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, और दिमागी बुखार, जब दिमागी बुखार हो रही है तो इसका वायरस पूछ लिया जाए तो सेम जो आपने बैक्टीरिया पढ़ा था, अब जल्दी से मुझे आंसर दो,
आ तो गए सारे लोग। अब जल्दी से मुझे आंसर दो कि जब मैंने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ाए थे, जब मैंने जीवाणु जनित रोग पढ़ाए थे, तो वहां मैंने बताया था कि मेनिंजाइटिस रोग का जीवाणु कौन सा है, बैक्टीरिया कौन सा है। क्योंकि सिम्टम्स तो आप सबको पता है कि दिमागी तेज बुखार होगी, पेन होगा, उसे हम क्या कह रहे थे, मेनिंजाइटिस रोग कह रहे थे। मेनिंजेज झिल्ली क्या कर जाएगी, स्वेलिंग कर जाएगी, सूजन कर जाएगी। लेकिन मैं आपसे अभी सवाल पूछ रही हूं कि कौन सा जो जीवाणु था, कौन सा बैक्टीरिया था जो मेनिंजेज झिल्ली में इंफेक्शन पैदा कर रहा था। जल्दी से मैं चेक करूंगी कितने स्टूडेंट सही आंसर देंगे। हाँ ब्रह्मोस जी, इसके अलावा कोई भी, और सभी स्टूडेंट आंसर दो जल्दी से। रमेश कुमार गुर्जर दोबारा समझाएंगे, लेकिन ये समझाया हुआ है तो पहले आंसर दो। रोहित जी बता रहे हैं, ब्रह्मोस जी बता रहे हैं, प्रवीण सिंह राठौड़ जी बता रहे हैं, होम सिंह भाटी जी बता रहे हैं, बालराम जी बता रहे हैं। गोपी कुमारी जी आंसर दो। गोपी कुमारी, ओके ओके ओके। ओम सिंह भाटी जी, प्रवीण सिंह राठौड़ देख लिया मैंने, ब्रह्मोस जी देख लिया, गुड़िया कुमारी देख लिया, अविनाश कुमार। अच्छा अनुज शर्मा जी आप ही आए हो, आज ही आए हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ टिश्यू चैप्टर पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेल और टिश्यू दोनों चैप्टर में पढ़ा दूंगी। ओके, तो बहुत से स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है। नाइसेरिया मेनिंजाइटिस या फिर निसेरिया मेनिंजाइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो सेम वो का वो ही वायरस है, तो इसका वायरस पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, निसेरिया, निसेरिया मेनिंजाइटिस। निसेरिया मेनिंजाइटिस नाम का एक वायरस है। इस वायरस का जब इस झिल्ली पर इंफेक्शन हो जाता है तो इस झिल्ली में सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और सूजन की वजह से, जैसे ही सूजन आ जाएगी, हमारी जो नर्व सेल है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगी और हमें तेज क्या होगी, बुखार होगी, हमें तेज फीवर आएगी, तेज बुखार आएगी, जिसे हम दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो यही रोग मेनिंजाइटिस रोग हम बैक्टीरियल डिजीज में पढ़ते हैं और यही रोग हम किस में पढ़ते हैं, वायरल डिजीज में पढ़ते हैं। तो आपको बताना है बैक्टीरियल डिजीज में भी निसेरिया मेनिंजाइटिस होता है या फिर मेनिंजाइटिक बोल सकते हैं, और आपका वायरल में भी क्या होता है, निसेरिया मेनिंजाइटिक होता है, जिसकी वजह से ब्रेन की जो बाह्य मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसे हम दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चले आगे, चले आगे। आवाज में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत तो कर लो यार सेक्रीफाई। हो सकता है मेरा गला भी खराब हो, आज तबीयत खराब है थोड़ी, तो हो सकता है गला खराब हो तो कोई प्रॉब्लम हो। हाँ अंजू यादव दिख रहा है, चलिए ठीक है आगे। ओ इसको मिटा दिया। अब देखो मेनिंजाइटिस के बाद में हम बात करते हैं यहां पे, ही से हमने लिखा था हिपेटाइटिस, हम यहां तक पहुंच गए हैं। हमारा ही से कौन सा रोग था, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस रोग कौन सा रोग था, हिपेटाइटिस रोग था। और हिपेटाइटिस रोग का दूसरा नाम होता है, हम हिपेटाइटिस को पीलिया रोग के नाम से भी जानते हैं। पीलिया रोग, आपसे पूछा जाए कि हिपेटाइटिस रोग का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, हिपेटाइटिस को हम पीलिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पीलिया रोग भी कह सकते हैं। अब देखो इसके बाद में ये जो हिपेटाइटिस रोग है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इसका वायरस, कि इसका वायरस कौन सा है, और पीलिया को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। इसके बाद, इसके वायरस के बाद में इसका प्रभावित अंग पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अंग है जो यहां प्रभावित होता है पीलिया रोग में, और उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, ये सब आपको पता है, आपको मैंने बता भी रखा है। ठीक है, अब देखो सामने कि सबसे पहले यदि मैं इसके वायरस की बात करूं, हिपेटाइटिस या फिर पीलिया रोग का जो वायरस है, तो देखो इसके दो नाम होते हैं, या तो
इसको आप रोटा वायरस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रोटा वायरस। आपको याद रखना है, पीलिया का जो वायरस है, या तो आप इसको क्या कह सकते हैं? रोटा वायरस कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं नोरा वायरस। ठीक है, नोरा वायरस के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। हिपेटाइटिस या फिर पीलिया का जो वायरस है, इसे आप रोटा वायरस कह सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? नोरा वायरस भी इसको कहा जा सकता है। अब देखो ये वायरस क्या करता है, ये वायरस हमारे लीवर के पास जाता है, हमारे भोजन के साथ जा सकता है, पानी के साथ जा सकता है। ठीक है, अब हवा के साथ तो जाएगा नहीं, तो श्वसन तंत्र में संक्रमण करना चाहिए था, लेकिन संक्रमण कहां हो रहा है? लीवर के पास जाके हो रहा है, यकृत के पास जाके हो रहा है। ठीक है, अब ये रोटा वायरस क्या करता है, जैसे ही लीवर के अंदर जाएगा, लीवर का जो काम है उसको डिसबैलेंस कर देगा। और डिसबैलेंस करने का मतलब ये यकृत क्या बनाती है? बाइल जूस बनाती है। क्या बनाती है? बाइल जूस। और बाइल जूस को हम क्या कहते हैं? पित्तरस कहते हैं। बाइल जूस को हम क्या कहते हैं? पित्तरस कहते हैं। और ये बाइल जूस किस कलर का होता है? भाई बाइल जूस में क्या पाए जाते हैं? कुछ येलो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कुछ येलो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पीले रंग के वर्णक पाए जाते हैं। अब जैसे ही इस रोटा वायरस का संक्रमण हो गया लीवर पर, क्या हो जाएगा? बाइल जूस का उत्पादन बढ़ जाएगा। बाइल जूस का उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ही बाइल जूस का उत्पादन बढ़ गया, इसके बाद में क्या होगा कि हमारी स्किन, हमारी त्वचा, हमारी आईज, हमारी आंखें, और इसके साथ में हमारे जो नेल्स है, हमारे जो नाखून है, ये कैसे पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। पीले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि ब्लड के अंदर जो बिलीरुबिन, कौन सा वर्णक की हम बात करेंगे? बिलीरुबिन। ब्लड में बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जैसे ही ब्लड में बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ गई, तो हमारे नेल्स हो गए, हमारी आईज हो गई, हमारी स्किन हो गई, ये कैसी पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। कैसी पड़ जाएगी? पीली पड़ जाएगी। किस रोग में? हिपेटाइटिस रोग में, या फिर पीलिया रोग के अंदर। तो आपसे सीधा ही सवाल पूछा जाता है यहाँ पे कि हिपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग, आज तक जो सवाल आया है वो बता रही हूं, सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि हिपेटाइटिस, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा बहुत लेवल से पढ़ लेते हैं, या फिर हमारी आदत होती है, हमारी एक हैबिट्स, हम क्या चाहते हैं कि वो सब कुछ हमें आना चाहिए जो बुक्स में दे रखा है या फिर जो होता है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूं, आपको केवल वही चीजें पढ़नी चाहिए। आप स्पेशल अगर किसी बैच की तैयारी कर रहे हैं, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं बिना काम के, देखो ये फेंकने वाली आदत मेरी नहीं है, आप सबने नोटिस भी करी होगी क्लास में, मैं केवल मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आपको पता है कि कोई भी जो लोग है वो सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। सबको पता है कि अगर हम किसी बात के बारे में उसको बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, तो वो अमेजिंग करता है, इमेज करता है कि ये चीज दिखने में कैसी होगी, यानी सुनने से ज्यादा देखने पे बिलीव कर रहा है। तो किसी चीज को अगर आप बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो पूरी डिटेल उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ एक स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जिनको अपना सिलेबस ही नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, पहले अपना सिलेबस पूरा लिखो, चेक करो आपको कौन से टॉपिक से कितने नंबर मिल सकते हैं, किस टॉपिक से आपको कितने नंबर नहीं मिल सकते। वो जब आपका पूरा शेड्यूल तैयार होगा तब जाके आप चीजें सीख सकते हो। क्योंकि हमें क्या है, हमें पता ही नहीं होता कि क्वेश्चंस कहां से आने हैं। भाई जब आप 12th में थे, सोच के देखो कि जब हम 12th में थे कई बच्चे ऐसे होते थे जिनके 95% आते थे, और कुछ एक ऐसे होते थे जिनके 60 आते थे, जबकि पढ़ाई दोनों ने बराबर करी है। अब ऐसा क्या हो गया, रीजन ये रहा है कि 95% वाले बच्चे ने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे हैं कि कहां से कौन सा सवाल आना है। तो कुछ एक बच्चे पूछ लेते हैं ऐसे ही, कुछ एक बच्चे ऐसे ही पूछ लेते हैं कि मैडम ये इतना नहीं, इतना ज्यादा, इतना कम। तो आपको केवल वहां पे अपना माइंड सेट करना है, और सेट करना है अकॉर्डिंग टू योर गोल
किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं करना। मैं क्या बोल रही हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूं, तुम्हें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, लेकिन सही करना है। हाँ, इसको जॉन्डियस रोग के नाम से भी जाना जाता है। जो पीलिया रोग है हमारा, इस पीलिया रोग को देखो मैंने पढ़ा दिया है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसको हम जॉन्डियस रोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जॉन्डियस रोग के नाम से भी जाना जा सकता है। तो एक बार रिवाइज कर लो, हमारा ही से क्या हो गया, हिपेटाइटिस रोग हो गया, और हिपेटाइटिस रोग को हम क्या कह सकते हैं, पीलिया रोग के नाम से भी जान सकते हैं। अगर इसका वायरस पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, रोटा वायरस या फिर नोरा वायरस, जो हमारे यकृत पे, लीवर पर अटैक करता है और लीवर के अंदर बाइल जूस के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और अगर पित्तरस ज्यादा बनेगा तो उसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ज्यादा हो गई तो पीले रंग के वर्णक थे, जिसके कारण ब्लड के अंदर पीले पिगमेंट्स बढ़ जाएंगे और हमारी आईज, हमारे नेल्स और हमारी स्किन, त्वचा भी कैसी पड़ जाएगी, पीली पड़ जाएगी। क्लियर है? चलो आगे। चलो आगे। ठीक है, तो चलो ये हमारा था हिपेटाइटिस रोग या फिर पीलिया या फिर इसको जॉन्डियस रोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्रभावित अंग हमारा क्या था, यकृत था, लीवर था। क्या था, यकृत या फिर लीवर था। अब यहां से आप टे से क्या लिखेंगे, ट्रेकोमा। टे से आप क्या, कौन सा रोग लिखेंगे, ट्रेकोमा रोग। हम किसकी बात करेंगे, ट्रेकोमा रोग की बात करेंगे। अब देखो ट्रेकोमा रोग के बारे में थोड़ा सा मैंने कल बता दिया था, ठीक है, ये थोड़ा बेसिक सा चैप्टर है, ये थोड़ा सा बेसिक सा चैप्टर है, सॉरी बेसिक सा टॉपिक है। इसमें क्या था देखो, हम घर पे भी इन चीजों को सुनते हैं। इस ट्रेकोमा रोग की यदि मैं वायरस की बात करूं कि इसका वायरस कौन सा है, तो सेम इसी के नाम से है। इसको आप क्या कहेंगे, ट्रेकोमा वायरस कहेंगे। आप इसको क्या कहेंगे, ट्रेकोमा वायरस कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रेकोमा वायरस कहेंगे। अब इस चीज को अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आपको दो बहुत अच्छी लाइनें बताऊंगी जो हो सकता है कि आपके गोल को पाने के लिए कुछ लाभदायक हो। तो वायरस याद करेंगे, इसका क्या हो गया, ट्रेकोमा वायरस हो गया। क्या हो गया, ट्रेकोमा वायरस। अब देखो ये ट्रेकोमा वायरस क्या करता है, हमारी आईज, हमारी आंख का जो कोर्निया वाला भाग है, आंख का कौन सा भाग है, कोर्निया वाले भाग को प्रभावित करता है। हमारी आंख के कोर्निया वाले भाग को प्रभावित कर देता है कौन सा वायरस, ट्रेकोमा वायरस। यानी कि ट्रेकोमा वायरस का जो अटैक है वो कहां जाके हो जाता है, आईज के कोर्निया वाले भाग पे, हमारी आंख के कोर्निया वाले भाग पे। और आंख के कोर्निया वाले भाग पे जब ट्रेकोमा वायरस का आक्रमण हो जाता है या फिर इंफेक्शन हो जाता है, तो इसके लक्षण हमें क्या देखने को मिलेंगे, इसके लक्षण ये होंगे, हमारी आंखें लाल हो जाएंगी, आंखें लाल हो जाएंगी, और इसके साथ आंखें लाल हो जाती है, वह दर्द करती है, वह दर्द करने लगती है। ठीक है, कल मैंने बताया था कि घर पे ऐसे बोला जाता है कि आंखें आ गई, बोला जाता है कि आंखें आ गई, और इसका मतलब क्या है, आंखें आने का मतलब क्या है कि आंखें आ गई, इसका मतलब क्या है, हम सब देखते हैं सिम्टम्स कि हमारी आंखें रेड हो जाती है, पानी आने लगता है हवा लगते ही आंखों से, और आंखें खुलती नहीं है, आंखों में क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, वो जो रोग है आपका वो कौन सा होता है, ट्रैकोमा रोग होता है, जो एक वायरस की वजह से होता है, एक वायरल डिजीज है, और उस वायरस का नाम क्या है, ट्रैकोमा वायरस है। ठीक है, उस वायरस का नाम क्या है, ट्रैकोमा वायरस है। और लक्षण आपको क्या बताने हैं, ये ट्रैकोमा वायरस आपको क्या करना होता है, लिंक करनी होती है चीजों को। अब उस रोग को आज से आप क्या कहेंगे, ट्रैकोमा रोग, तो ऑटोमेटिक याद हो गया। तो हमारी आंखों के कोर्निया वाले भाग को ये क्या कर देता है, इफेक्टिव कर देता है, और उस वजह से हमारी आंखें क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, और आंखें क्या करने लग जाती है, दर्द करने लग जाती है। ये कौन सा रोग हो गया, हमारा ट्रैकोमा रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया, ट्रैकोमा रोग। इसके बाद आपको पता है कि जो हमारी मम्मी वगैरह है वो कैप्सूल लाया करती थी, और उसको किसी भी लिक्विड वगैरह में मिला के, गुलाब जल वगैरह में मिला के आंखों में डालते हैं, उसकी वजह से आंखें क्या हो जाती है, फिर से सही हो जाती है। कैसे सही हो जाती है, क्योंकि वहां पे उस ट्रैकोमा वायरस का जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। क्लियर है? ठीक है, ओम सिंह भाटी जी एनसीईआरटी की बात देखो, आपको बहुत अलग अलग नाम दिए हुए मिलेंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो करना सीख जाओ। एनसीईआरटी की बुक
हमें सही और गलत बताती है। ओके, चलिए आगे। ट्रेकोमा रोग, ट्रेकोमा वायरस आईज के कॉर्निया भाग को इफेक्टिव करता है, आंखें लाल हो जाती है, दर्द करने लग जाती है और आंखों से पानी गिरने लगता है। ये किस रोग में हो जाता है? ट्रेकोमा रोग में हो जाता है, जो एक प्रकार का क्या है? वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। चलो आगे। इसके बाद में देखो, छोटे छोटे डिजीज हैं, आपको बस याद होने चाहिए। अब आप हेडिंग लिखेंगे डेंगू रोग, आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी डेंगू रोग। डेंगू बुखार या फिर डेंगू रोग के नाम से इसको जाना जाता है, और डेंगू बुखार से भी अच्छे सवाल पूछने को मिलते हैं, जिसे हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। अब आपकी हेडिंग होगी डेंगू बुखार, डेंगू रोग, या फिर आप इसको डेंगू बुखार भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। अब इसको हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस फीवर के अंदर सबसे ज्यादा हमारे जोड़ प्रभावित होते हैं। हमारे बॉडी के जितने भी जोड़ हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। वॉइस इश्यू आ रहा है। चलो ठीक है, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो भैया आप देख लेना आजाज, वैसे तो पता तो नहीं लग रहा प्रॉब्लम का। हाँ 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 जमीर जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। इस डेंगू बुखार की यदि हम बात करें, डेंगू बुखार की, हड्डी तोड़ बुखार की, यदि मैं सबसे पहले इसका वायरस आपके सामने लिखना चाहूं कि इस रोग का वायरस कौन सा है, डेंगू बुखार है तो वो किस वायरस की वजह से होती है, तो आपका आंसर यहां आना चाहिए अरबो वायरस। कौन सा वायरस? अरबो वायरस। ठीक है, कौन सा बुखार आता है? अरबो वायरस आता है। ठीक है, आपको अरबो वायरस, देखो थोड़े दिन पहले, अब जब कोरोना चल रहा है तो इससे कुछ दिन पहले अपना स्वाइन फ्लू चला था, डेंगू चला था, तो उस टाइम तक इनके भी इलाज नहीं थे, लेकिन बाद में इनकी जो थेरेपीज है, इनका जो इलाज है वो धीरे धीरे क्या हो गया था? पॉसिबल हो गया था। तो अरबो जो वायरस है, अरबो वायरस है, ये अरबो वायरस देखो डेंगू बुखार के अंदर होता क्या है। इस डेंगू बुखार की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रभावित अंग सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि डेंगू बुखार में सबसे ज्यादा कौन सा जो अंग है, कौन सा जो ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो डेंगू बुखार में एक तो होती है हमारी आंखें प्रभावित, सबसे ज्यादा एक आंखें होगी, इसके साथ में जो जोड़ है, हमारे शरीर के जितने भी जोड़ हैं ये क्या होंगे? प्रभावित होंगे, और साथ में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, साथ में हमारी रीढ़ की हड्डी भी इस रोग में क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। आप सबने देखो चीजों को कैसे लिंक करेंगे, आप सबने देखा होगा कि जो डेंगू का पेशेंट होता है, डेंगू के पेशेंट को क्या होता है? बहुत तेज फीवर होती है, उसकी आंखें जलती है, आंखों से गरम गरम ऐसे एयर से निकलती है, हवा से निकलती है, यानी प्रभावित अंग उसका कौन सा है? आंखें है। प्रभावित अंग उसका कौन सा हो गया? सिर हो गया, यानी कि सिर दर्द बहुत ज्यादा करता है डेंगू रोग में। जिसको डेंगू फीवर होती है उसके अंदर सिर दर्द भी बहुत ज्यादा करेगा। और इसके साथ में आप सबने देखा होगा कि अगर एक बार किसी को डेंगू रोग हो गया तो 1 महीने तक उसके जोड़ों का दर्द नहीं जाता, उसके जो जोड़ है उसके अंदर क्या होता रहता है? पेन होता रहता है। तो हम क्या कहेंगे कि जोड़ों के अंदर भी क्या होता है? दर्द होता है। और इसके साथ हमें बैक पेन भी रहता है, और वो बैक पेन रहता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और जब रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो हमें क्या फील होता है? बैक पेन फील होता है। और इसके साथ में एक बात आपने ये भी नोटिस करी होगी कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को डेंगू रोग हो गया, एक बार किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो गया, तो उसका जो हेयर फॉल है, उसके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि मान लो आपका हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको या तो पेंटाथेलिक के कैप्सूल देगा, मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, विटामिन B5, जिसको हमने क्या बोला था? पेंटाथेलिक अम्ल बोला था ना।
विटामिन B5 को क्या कहा था? पेंटाथेलिक अम्ल, पेंटाथेलिक एसिड, जो किसका नाम था? विटामिन B5 का नाम था। और विटामिन B5 की कमी से हेयर फॉल होता है, तो डॉक्टर जाते ही क्या करता है? पेंटाथेलिक के कैप्सूल देता है। अगर इस पेंटाथेलिक कैप्सूल से भी कंट्रोल नहीं आ रहा, तो डॉक्टर आपसे एक चीज पूछेगा कि क्या आपको कभी डेंगू बुखार हुई है? क्योंकि डेंगू बुखार का सबसे अच्छा सिम्टम जो लास्ट में देखने को मिलता है वो यही होता है कि लगातार क्या होता रहता है? हेयर फॉल होता रहता है, बाल झड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रभावित अंग आपसे पूछा जाए डेंगू बुखार का, आप वायरस पूछा जाए तो आप इसका अर्बो वायरस बताएंगे, और अगर इसका प्रभावित अंग पूछा जाए तो आप आंखें बता देंगे, जोड़ बता देंगे, रीढ़ की हड्डी बता देंगे, और क्या बता देंगे? सिर बता देंगे। ये इसके क्या हो गए? प्रभावित अंग हो गए। इसके बाद यदि इसके लक्षण पूछे जाए कि डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं, तो आपको लक्षण क्या बताने हैं? तेज क्या होती है? बुखार होती है। तेज क्या होती है? फीवर आती है, तेज बुखार होती है, प्लस आप क्या लिखेंगे? सिर दर्द होता है, भयंकर सिर दर्द होता है इस रोग के अंदर। किसमें? डेंगू रोग के अंदर। और साथ में आप क्या लिख देंगे? जोड़ों में क्या होता है? दर्द होता है। जोड़ों में क्या होगा? दर्द होगा। ये किसके सिम्टम्स हैं? डेंगू बुखार के, या फिर हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ओम सिंह भाटी जी, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कई चीजें हम बहुत बारीकी से नोटिस नहीं करते, जबकि करना चाहिए। आप क्या करते हैं कि नॉर्मल सिम्टम्स इनके पढ़ लेते हैं। अगर मैंने आपको नहीं बताया होता कि डेंगू रोग के बाद में हेयर फॉल होता है, तो शायद ही कुछ एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इस चीज का पता होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हाँ बिल्कुल, एक्चुअल में ऐसा होता है। अगर किसी को डेंगू रोग हो जाता है तो उसके बाद में उसके हेयर फॉल रेगुलर चलता रहता है, बाल झड़ने। फिर चाहे आप पेंटाथेलिक के कैप्सूल ले लो, चाहे आप विटामिन ई के कैप्सूल ले लो, चाहे कोई सी भी थेरेपी ले लो, बाल रेगुलर क्या करते रहते हैं? झड़ते रहते हैं। उसका तो एक ही इलाज है, आपको क्या करना है? अपनी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होता है। देखो मैं साइंस पढ़ा रही हूं, इसलिए आपको एक बात बता देती हूँ। साइंस पढ़ा रही हूं इसलिए, ठीक है। हमारी जो बॉडी जितनी भी वर्किंग करती है वो ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, हमारी बॉडी उतनी ही एनर्जी अच्छे से बनाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। रक्त का यदि परिसंचरण पूरी बॉडी में होता रहेगा तो हर एक कोशिका को क्या मिलती रहेगी? ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और ऑक्सीजन जब हर एक कोशिका को मिलेगी तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। आप सबने सोचा होगा कि जो हमारी ग्लोइंग स्किन है, भाई बिल्कुल साइंस की बात है कि जो ग्लोइंग स्किन है, हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं, ठीक है, कि ग्लोइंग स्किन कैसे हो सकती है, हेयर लंबे कैसे हो सकते हैं, घने कैसे हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूं, मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट्स डिपेंड नहीं करते। हमारी बॉडी जितनी हेल्दी होगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा ना, हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, इस चीज का आप ध्यान रखना। ब्लड सर्कुलेशन, मान लो हेयर फॉल हो रहा है, तो हेयर फॉल को भी रोकने के लिए हेयर, हमारा जो सिर वाला पार्ट है, इसका ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। और ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा? इसके लिए आपको योग करने पड़ेंगे, आपको योग करने पड़ेंगे। और वो आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा योगासन है जिसकी वजह से हमारा सिर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, हमारा माइंड तेज हो सकता है। ग्लोइंग स्किन के लिए आपको कौन सा योगासन करने पड़ सकते हैं, आप उन चीज को देख लेना एक बार। मेरा बताने का फर्ज था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। साइंस की क्लास है इसलिए, ठीक है। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान रख लेना। ये हमारा हो गया डेंगू रोग, ये हो गया हमारा डेंगू रोग। अब हम बात करेंगे पोलियो की। चलो आगे। ये हमारी डेंगू रोग हो गई। डेंगू रोग के बाद में देखो अपन अगला वायरस डिजीज पढ़ते हैं, तो हम पैसे, हमने लिखा था ना पोइछे छोड़ गई, इस तरीके से लिखा था, पोइछे छोड़ गई, ठीक है। इसमें से इस पो का मतलब क्या होता है? पोलियो रोग। कौन सा रोग हो जाता है? पोलियो रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? पोलियो रोग हो जाएगा। और ये जो पोलियो रोग है, देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो क्या है कि 2014 के बाद में तो हमारा जो भारत देश है वो पोलियो मुक्त देश बन गया
गया है। और पहला पोलियो मुक्त देश कौन सा था? यूएसए, अमेरिका। पहला पोलियो मुक्त जो देश बना था 1987 की बात है, कौन सा बन गया था? यूएसए बन गया था, अमेरिका बन गया था। ठीक है, अब देखो पोलियो रोग का यदि मैं आपसे वायरस पूछूं कि पोलियो रोग का वायरस क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए पोलियो वायरस। कौन सा रोग होता है? पोलियो वायरस। पोलियो एक ऐसा वायरस, पोलियो रोग का जो वायरस है उसका नाम भी क्या होता है? सेम कौन सा होता है? पोलियो वायरस नाम होता है। आपको सिंपल नाम याद रखना है जो एग्जाम में ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और वो कौन सा होगा? पोलियो वायरस होगा। अब देखो ये जो पोलियो वायरस है ये कौन सी भाग को प्रभावित करता है? इसका प्रभावित अंग कौन सा होता है? इफेक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? तो आप क्या कहेंगे? प्रभावित अंग। सबसे ज्यादा प्रभावित अंग पोलियो के अंदर कौन सा होगा? एक तो देखो पोलियो रोग हो रहा है किसी को, तो हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है पोलियो रोग के अंदर। हमारी रीढ़ की हड्डी क्या होगी? सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। और इसके साथ के अंदर क्या है कि आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति को पोलियो हो जाता है तो पोलियो के अंदर आपको पता है क्या हो सकता है? वो विकलांग भी हो सकता है, उसको पैरालाइसिस भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो नर्व सिस्टम है, वो भी पोलियो रोग के अंदर क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। पोलियो रोग में क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। और अगर मैं इसके लक्षण की बात करूं तो आप सबने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को पोलियो रोग होता है उसका शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता। शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता, सही से नहीं होता। हम सब ने नोटिस करी है कि अगर मान लो आपके आसपास के एरिया में या फिर कहीं भी अगर किसी व्यक्ति को पोलियो रोग है तो उसका जो फिजिकली बैलेंस है, जो शारीरिक ना है, कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं, रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है। रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं क्या होने लग जाती है? नष्ट होने लग जाती है। किस रोग में? पोलियो रोग में। इसके बाद आपको बताना है कि 2014 के बाद में हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो पोलियो रोग से क्या हो गया है? मुक्त हो गया है। आप सबने देखा होगा कि जब हम भी छोटे थे या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या किया जाता है? जब जन्म के बाद मान लो कि बोला जाता है 14 साल तक, लगभग 10 से 14 साल तक उनको क्या पिलाई जाती थी? पोलियो की दवा पिलाई जाती थी। घर आके पोलियो की दवा पिलाई जाती थी। ठीक है, और उसके बाद इतने प्रयास के बाद अब जाके जो हमारा भारत देश है वो क्या हो गया है? पोलियो मुक्त देश हो गया है। क्या हो गया? पोलियो मुक्त देश हो गया है। ठीक है, तो पहले ये पोलियो रोग भी बहुत खतरनाक था, लोग पैरालाइज हो जाते थे, तंत्रिका तंत्र काम नहीं कर पाता था, तो शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता था, और इसके साथ में हमारा मानसिक विकास भी क्या हो जाता था? रुक जाता था। किस रोग में? पोलियो रोग में। वायरस पूछेगा तो आप पोलियो वायरस कहेंगे, प्रभावित अंग पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? रीढ़ की हड्डी या फिर हमारा तंत्रिका तंत्र, और लक्षण पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? शारीरिक विकास नहीं हो पाता, रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, और हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्व सिस्टम भी इसमें क्या हो जाता है? इफेक्टिव हो जाता है। क्लियर है? ओके, ऊपर लिख देंगे। क्लास होती है आपकी 2 से 3, वॉइस मिसमैच। चलो आगे। हाँ, ओम सिंह भाटी जी करवा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ संदीप जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। चलो ठीक है, अब इसके बाद में हमने एड्स रोग के बारे में पढ़ लिया था। एड्स रोग पढ़ लिया था कल, और एड्स रोग के बारे में आपने सब कुछ देख भी लिया था कि पहला रोगी कहाँ था, भारत में कहाँ देखा गया। पहला रोगी कहाँ देखा गया था? यूएसए कैलिफोर्निया में देखा गया था। भारत में एड्स का पहला रोगी चेन्नई में 1987 में देखा गया, और उसके बाद में 1986 में फिर राजस्थान में देखा गया। कहाँ पे? पुष्कर, अजमेर में। और अगर जिले की बात करें तो आप क्या कहेंगे? जयपुर, और उसके बाद में किसका नाम आता है? सीकर का नाम आता है। ठीक है, अब आपको लिखना है छोटी माता। छोटी माता,
देखो छोटी माता और एक साथ ही लिख लेते हैं बड़ी माता, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, चेचक भी कह सकते हैं। बड़ी माता या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, चेचक भी कह सकते हैं। आप इसको चेचक भी कह सकते हैं। और इन सब का नाम आपने सुन रखा है, छोटी माता, बड़ी माता, चेचक। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यदि मैं छोटी माता की बात करूं, देखो ये रोग पुराने जमाने के हैं वैसे तो, लेकिन फिर आज अभी भी कहा जाता है कि लाइफ में एक बार हर एक व्यक्ति को माता जरूर निकलती है, कहा जाता है। अब देखो ये जो छोटी माता है, यदि मैं इसके वायरस की बात करूं कि इसका वायरस क्या है, पहले के जमाने में जब इसका ट्रीटमेंट नहीं था तो इसको भी एक महामारी का नाम दिया गया था, ठीक है। अगर इसका वायरस पूछा जाए, छोटी माता का वायरस, तो आप क्या कहेंगे, इसका वायरस होता है वेरिसोला वायरस। वायरस कौन सा होगा, वेरिसोला नामक जो वायरस है, ये कौन सा रोग फैला सकता है, छोटी माता रोग फैला सकता है, वेरिसोला वायरस। वेरिसोला वायरस, वेरिसोला वायरस क्या कर सकता है, छोटी माता रोग फैला सकता है। अगर इसका आपको प्रभावित अंग पूछा जाए कि इस रोग का जो प्रभावित अंग है वो क्या होता है, तो आपको बताना है संपूर्ण शरीर, हमारी कंप्लीट बॉडी, संपूर्ण शरीर इस रोग में क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। कंप्लीट बॉडी क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। इस रोग के आपको लक्षण पूछे जाए कि बड़ी छोटी माता के लक्षण क्या है, तो आपको क्या बताना है कि हल्की बुखार आती है, फीवर आती है, लेकिन कैसी होती है, हल्की होती है, हल्की बुखार, प्लस आपको क्या बताने हैं, शरीर पर गहरे लाल लाल दाने बन जाते हैं, गहरे लाल दाने बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं या फिर दाने निकल आते हैं। किस रोग में, छोटी माता रोग में निकल आते हैं। लेकिन मैंने एक बात बता दी थी कि शरीर पर जब ये लाल दाने हो जाते हैं, जब छोटी माता रोग खत्म हो जाता है, तो इसके जो धब्बे बनते हैं या फिर इसके जो दाग बनते हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं यदि बात करूं बड़ी माता की, तो इस बड़ी माता का यदि आपसे वायरस पूछा जाए तो आपको देखो वेरिसोला तो किसका होता है, छोटी माता का, और वेरिओला, वेरिओला किसका होता है, बड़ी माता का। वेरिओला, आपको इतना डिफरेंस याद रखना है, वेरिसोला वायरस किसका होता है, छोटी माता का, और वेरिओला वायरस किसका होता है, बड़ी माता का। और अगर इसका प्रभावित अंग आपसे पूछा जाए कि इसका प्रभावित अंग कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए वो ही संपूर्ण शरीर, हमारी कंप्लीट बॉडी इस बड़ी माता रोग या फिर चेचक रोग में क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। और इस चेचक से एक इंपॉर्टेंट सवाल भी बनता है, सबसे पहला टीका, सबसे पहला जो टीका बना था वो किसका बना था, चेचक का, पता है। सबसे पहला जो टीका बना था वो किसका बना था, चेचक का बना था। और किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। इसीलिए प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। सबसे पहला जो टीका बना था वो किसका बना था, चेचक का बना था। और वो टीका किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। इसीलिए एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनिटी साइंस, फादर ऑफ इम्यूनिटी साइंस या प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक हम किसको कहेंगे, एडवर्ड जेनर को कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें संपूर्ण शरीर, बड़ी माता में भी प्रभावित अंग क्या हो गया, संपूर्ण शरीर हो गया। और इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार आती है, फीवर यहाँ पे क्या होती है, तेज होती है, प्लस गहरे शरीर पे क्या बन जाती है, पित्तिकाएं बन जाती है या फिर गहरे लाल दाने निकल आते हैं कंप्लीट बॉडी पर, ठीक है। और ये दाने लास्ट में क्या छोड़ जाते हैं, धब्बे छोड़ जाते हैं, दाग छोड़ जाते हैं, जो लंबे टाइम तक या फिर हो सकता है लाइफ टाइम तक भी नहीं जाते। हाँ, छोटी माता को चिकन पॉक्स बोला जाता है। छोटी माता का दूसरा नाम आप लिख लेंगे चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो सवाल बन जाता है कई बार चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स भी हमारी छोटी माता ही होती है और चेचक हमारी कौन सी होती है, बड़ी माता होती है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स या छोटी माता इसका वायरस पूछा जाएगा तो आप वेरिसोला वायरस बताएंगे, प्रभावित अंग पूछा जाएगा तो आप संपूर्ण शरीर बता देंगे, ठीक है। और अगर सिम्टम्स पूछे जाए कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं तो आप क्या कहेंगे कि हल्की बुखार के साथ शरीर पर लाल लाल दाने बन जाते हैं, लेकिन इसके जो धब्बे हैं वो फिर
चले जाते हैं। लेकिन बड़ी माता की बात करें तो वायरस वेरियोला होता है, जिसे हम चेचक रोग भी कहते हैं। और सबसे पहला जो टीका बना था वो चेचक का ही बना था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। इसीलिए एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इस रोग में तेज बुखार आएगी और तेज बुखार के साथ शरीर पर गहरे लाल दाने होने लग जाएंगे, और जिनके जो दाग जो बन जाएंगे वो लाइफ टाइम तक नहीं जाते। ये कौन सा रोग हो गया? बड़ी माता रोग हो गया। ठीक है, तो पहला टीका किसका बना था? चेचक का बना था। आज तुमने क्लास को शेयर नहीं किया गया? हाँ, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहते हैं। अजय मिल्क जी, चलें आगे। आज तुमने क्लास शेयर नहीं करी रे, मैंने बोला नहीं तो तुमने किया नहीं, ये तो गलत बात है। अरे क्लास को शेयर क्यों नहीं किया? आज संडे है। चलो आगे। अब देखो आगे आप लिखेंगे ई से इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंजा रोग भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। इससे भी अच्छे सवाल बनेंगे इन्फ्लुएंजा रोग से। इन्फ्लुएंजा रोग, अब देखो सबसे पहले ये जो इन्फ्लुएंजा रोग है, यदि मैं इसके वायरस की बात करूं कि ये कौन से वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो उसका नाम आपको याद रखना है मिक्सो वायरस। कौन सा रोग होता है? मिक्सो वायरस नामक एक रोग है, मिक्सो वायरस। इस रोग की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? इन्फ्लुएंजा रोग हो जाता है। अब देखो इस इन्फ्लुएंजा रोग में होता क्या है, इसके लक्षण आपको सीधे याद रखने हैं। किसके लक्षण क्या होते हैं? इन्फ्लुएंजा रोग अगर किसी को हो जाता है तो इसके लक्षण होते हैं, हमें लगातार क्या आती है? छींक आती है, लगातार छींक आती है। अब कई बार छींक देखो ऐसे भी आ सकती है कि जैसे मान लो हमें एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, ठंड से एलर्जी है, हवा से एलर्जी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वहां भी हमें कई बार खांसी और छींक आने लग जाती है। तो लेकिन इन्फ्लुएंजा की बात करूं तो कई बार इस मिक्सो वायरस की वजह से भी हमें क्या आ सकती है? छींक आने लग जाती है, लगातार छींक आती है। प्लस क्या होती है? साथ में बेचैनी होती है। बेचैनी, साथ में क्या होती है? बेचैनी होती है, जी घबराता है। ठीक है, तो वो कौन सा रोग होता है? हमारा इन्फ्लुएंजा रोग होता है, जिसका वायरस कौन सा होगा? मिक्सो वायरस होगा। बस इतना सा याद रखना है। राइनो वायरस जुखाम का होता है, ये लिख लेंगे। जो हमारी नॉर्मल जुखाम होती है, जुखाम, इस जुखाम का यदि आपसे वायरस पूछा जाए कि जुखाम का वायरस कौन सा होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए राइनो वायरस। आपका आंसर क्या आना चाहिए? राइनो वायरस। राइनो वायरस की वजह से क्या हो जाता है? जुखाम हो जाता है। तो नॉर्मल जुखाम किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। और ये जो राइनो वायरस है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्टिव करता है, श्वसन तंत्र को इफेक्टिव करता है। और इसके 3 से 4 दिन में नॉर्मल जुखाम हो वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। और कोरोना वायरस है तो उसके बारे में एक अलग से क्लास हमें लेनी पड़ेगी। कोरोना वायरस की यदि हम बात करें तो अलग से क्लास हमें लेनी पड़ेगी। हाँ सुनील बिश्नोई, तो इन्फ्लुएंजा रोग छोटा सा डिजीज है, कुछ ज्यादा खास बात है नहीं, मिक्सो वायरस की वजह से होता है। सिम्टम्स हो गए, हमें छींक आने लगती है और साथ में बेचैनी होने लगती है। ठीक है, जी घबराता है, ये कौन सा रोग हो गया? इन्फ्लुएंजा। और जुखाम की बात करें तो जुखाम का जो वायरस है ये कौन सा होता है? राइनो वायरस होता है। और नॉर्मल जुखाम क्या होती है? 3 से 4 दिन के अंदर क्या हो जाती है? सही हो जाती है। 3 से 4 दिन में क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी।